हेलो, वेलकम। 360 चैनल पर आपका स्वागत है। आज हम आपको लोशन गणित का पहला चैप्टर संख्या पद्धति अर्थात नंबर सिस्टम समझाऊंगा। इसमें मैं आपको आज इतनी परिभाषाएं समझाऊंगा जो यहाँ पर लिखा है। हम आपको अंक बताएंगे क्या होता है, प्राकृतिक संख्या बताएंगे, पूर्ण संख्या बताएंगे, सम संख्या बताएंगे, विषम संख्या बताएंगे, अभाज्य या असंयुक्त या ऋण संख्या बताएंगे। हम आपको भाज्य संख्या बताएंगे, हम आपको जुड़वा संख्या बताएंगे। जी हाँ, ये बहुत इंटरेस्टिंग होगा। हम आपको जुड़वा संख्या भी बताएंगे कि जुड़वा संख्या क्या होती है। हम आपको सहभाज्य संख्या या असहभाज्य संख्या बताएंगे, हम आपको संपूर्ण संख्या बताएंगे, हम आपको रामानुजन संख्या बताएंगे, हम आपको परिमेय संख्या बताएंगे। हो सकता है इसमें से आप कुछ परिभाषाओं को जानते हो और हो सकता है कि आप कुछ परिभाषाओं को ना जानते हो। तो फिलहाल आप देखिए, आपको जो पता होगा वो तो ठीक है, जो नहीं पता है वो पता हो जाएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला नंबर अंक, तो ध्यान देना 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9, इन्हें ही अंक कहा जाता है। 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ये अंक हैं। हमारे संख्या पद्धति में इन्हीं अंकों का प्रयोग किया जाता है। अंक गणित में जितनी संख्याएं हैं वो इन्हीं अंकों से बनी होती हैं। तो हमारे संख्या पद्धति में कुल ये 10 अंक शामिल हैं। 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9। ठीक, आई होप कि आपको ये समझ में आया। प्राकृत संख्या क्या है? देखिए, जिन संख्याओं से हम गणना करते हैं अर्थात जिन संख्याओं से हम किसी चीज को गिनते हैं उन्हें प्राकृतिक संख्याएं कहते हैं। तो ये कहां से स्टार्ट होती हैं? ये 1 से स्टार्ट होती हैं। 1 2 3 4 5 डॉट 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 ऐसे चली जाती है अनंत तक। ठीक है, जिन संख्याओं से गणना करते हैं या जिन संख्याओं से हम गिनती करते हैं किसी चीज की, उन्हीं संख्याओं को प्राकृतिक संख्याएं कहते हैं। आपके सामने एग्जाम्पल में यहां लिख दिया गया है। इसमें दो सबसे बड़ी बातें आप ध्यान दें। प्राकृतिक संख्या में सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या 1 होती है और सबसे बड़ी प्राकृतिक संख्या होती ही नहीं। कोई भी प्राकृतिक संख्या सबसे बड़ी नहीं होती। इस बात का आप हमेशा ध्यान रखें। चलिए आगे चलते हैं। पूर्ण संख्या, इसी प्राकृतिक संख्या को मैं एक बार लिख रहा हूं 1 2 3 4 5 डॉट 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 और इसमें मैं यहां पर शून्य मिला दिया। ठीक है, तो प्राकृतिक संख्याओं में शून्य मिलाने पर जो संख्या का परिवार मिलता है, जैसा कि आपके बुक में भी लिखा है, लोशन बुक में, ठीक है, प्राकृतिक संख्याओं में शून्य मिलाने पर जो संख्या का परिवार मिलता है उसी को हम क्या कहते हैं? पूर्ण संख्या कहते हैं। ठीक, प्राकृतिक संख्याओं में शून्य मिलाने पर संख्या का जो परिवार मिलता है उसे पूर्ण संख्या कहते हैं। और सबसे छोटी पूर्ण संख्या आपकी शून्य होती है और सबसे बड़ी पूर्ण संख्या नहीं होती है। नाउ सम संख्या, जो संख्याएं 2 से पूर्णतः विभाजित हो जाए उन्हें हम सम संख्याएं कहते हैं। जो संख्याएं 2 से पूर्णतः विभाजित हो जाएं उन्हें हम सम संख्याएं कहते हैं। अब एग्जाम्पल में मैं आपको दिखाऊंगा 2 4 6 8 10 12 14 ऐसे डॉट डॉट ढेर सारी। ठीक है, ये सब 2 से विभाजित हो जाती है, ये सब 2 से कट जाती है, इसलिए ये सब सम संख्याएं हैं। ठीक है, जो संख्या 2 से कट जाएगा वो सब सम संख्या होगा। और इसे पहचानने के लिए आप एक बार ध्यान दें, आपके बुक में भी यह बात लिखी गई है कि जिन संख्या के अंत में 0 2 4 6 8 होगा, जिन संख्या के अंत में या इकाई का अंक जिनका 0 2 4 6 8
होगा वो जरूर आपकी क्या होंगी, सम संख्याएं। चलिए नेक्स्ट वाला चलते हैं, जल्दी से देखते हैं विषम संख्या। अभी विषम संख्या क्या होता है, जो संख्याएं दो से नहीं कटती हैं, जो संख्याएं दो से नहीं कटती हैं उन्हें विषम संख्याएं कहते हैं, जो संख्या दो से नहीं कटती। फॉर एग्जाम्पल 1 3 5 7 9 11 13 15 ऐसे डट, ठीक है, ये सब विषम संख्या है, दो से नहीं कटेगी। इन्हें पहचानने का तरीका, इनके लास्ट में या इकाई का अंक इनका 1 3 5 7 9, अगर इकाई के अंक में ये मिल गया समझ लो आपका क्या होगा, विषम संख्या। ठीक, 9 अभाज्य या असंयुक्त या फिर ऋण संख्या। अभाज्य भी बोलते हैं, असंयुक्त भी बोलते हैं, या फिर ऋण संख्या भी बोलते हैं। तो ये क्या होती हैं, देखिए जो संख्याएं स्वयं और एक के अलावा किसी से भी ना कटे, ध्यान देना, जो संख्याएं स्वयं और एक के अलावा किसी से भी ना कटे उन्हीं को हम अभाज्य या असंयुक्त या फिर ऋण संख्या कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल 2, ये एक और अपने के अलावा किसी से नहीं कटेगा। 3, यह भी एक और अपने के अलावा किसी से नहीं कटेगा। 5, यह भी एक और अपने के अलावा किसी से नहीं कटेगा। 7, इस तरह से आपकी ढेर सारी संख्याएं होंगी। ठीक है, अब यहां पर मैं एक बात क्लियर करना चाहूंगा, 1 से लेकर 100 तक में कुल 25 अभाज्य संख्याएं हैं। 1 से लेकर 100 तक में कुल 25 अभाज्य संख्याएं हैं। और दूसरी बात यहां पर मैं एक और क्लियर करना चाहूंगा कि एक ना तो भाज्य होता है और ना ही अभाज्य, इस बात का ध्यान आप सभी को हमेशा होना चाहिए। ठीक है, तो चलिए जल्दी से अगले टॉपिक चलते हैं। भाज्य संख्या या फिर यौगिक संख्या या फिर आप संयुक्त संख्या भी आप उसे कह सकते हैं। ठीक है, मैंने एक ही नाम लिखा लेकिन ये नाम भी उसके होते हैं, आपके बुक में यहाँ पर लिखा भी है, भाज्य संख्या, संयुक्त संख्या, यौगिक संख्या। आप इन तीनों नामों में से कोई एक नाम इसे दे सकते हैं। क्या होगी डेफिनेशन इसकी, जो संख्या एक और स्वयं के अतिरिक्त अन्य संख्या से भी कट सके, एक और स्वयं के अतिरिक्त किसी अन्य संख्या से भी अगर कट सके जो संख्या, वो आपकी भाज्य संख्या होगी। एग्जाम्पल के लिए आप लीजिए 4, ये एक और अपने के अलावा 2 से कट जाएगा इसलिए यह भाज्य है। एग्जाम्पल के लिए आप लीजिए 6, यह भी एक और अपने के अलावा 2 और 3 से कटेगा इसलिए यह भी भाज्य है। आप 8 ले लीजिए, आप 9 ले लीजिए, ऐसे बहुत सारी है। ठीक है, ये 8 आप एक और अपने के अलावा 2 से कटेगा 4, ये 9 एक और अपने के अलावा 3 से कट जाएगा, इसलिए सब की सब भाज्य संख्याएं हैं। आई होप कि आपको यह भी समझ में आए। अब देखिए, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, जुड़वा अभाज्य। ठीक है, इसका मतलब क्या होगा, बड़े ध्यान समझिएगा। जुड़वा अभाज्य मतलब जिन दो अभाज्य संख्याओं के बीच का अंतर 2 होगा। अभाज्य संख्याएं रहेंगी और उनके बीच में अंतर कितने का हो, 2 का, वो सब की सब जुड़वा अभाज्य संख्याएं कहलाती हैं। फॉर एग्जाम्पल में मैं सबसे पहले लूंगा 2 3, नहीं इसमें दो अंतर 2 का नहीं है, 3 5, 3 5 में अंतर 2 का है इसलिए ये जुड़वा अभाज्य संख्याएं हैं। ठीक, 5 7 में अंतर 2 का है इसलिए यह भी जुड़वा अभाज्य संख्या है। 11 13 में अंतर 2 का है इसलिए यह भी जुड़वा अभाज्य संख्या है। 17 19 में अंतर 2 का है इसलिए यह भी जुड़वा अभाज्य संख्या है। 29 31 में अंतर 2 का है इसलिए यह भी जुड़वा अभाज्य संख्या है। आई थिंक आपको समझ में आ गया। देखिए, जुड़वा अभाज्य संख्या में यही आपके हैं और आपको शायद ये बात समझ में भी आ रही है। ठीक है, नेक्स्ट है आपका सह अभाज्य या असहभाज्य संख्या। सह अभाज्य या असहभाज्य संख्या, इसकी डेफिनेशन जरा ध्यान से सुनिएगा।
जिस यहां दो संख्या होंगी, जिन दो संख्याओं का मास एक हो वही आपकी सह अभाज्य संख्याएं होती हैं। मास एक हो। अब मासा का मतलब होता है कि जिन दो संख्याओं में केवल एक ही गुणनखंड हो, ठीक है, मतलब एक मतलब नंबर एक, जिन दो संख्याओं का मासा एक हो, मतलब दो संख्याओं को केवल एक ही है जो दोनों को काट सके, बाकी और कोई संख्या उन दोनों को ना काट पाए, तो वो आपकी सह अभाज्य संख्या होंगी। जैसे फॉर एग्जांपल में आप लीजिए 2 और 3, ये आपकी सह अभाज्य संख्या है, क्योंकि इन दोनों को केवल एक ही ऐसा है जो दोनों को काट सकता है, और ऐसा कोई नहीं है जो दोनों को काट सके, इसलिए आपकी सह अभाज्य संख्या है। ठीक, एग्जाम्पल के लिए आप ले लीजिए 4 और 9। ये मत ध्यान दीजिए कि यहां पर ये भाज्य आ गया, उससे नहीं मतलब है, बस ये देखिए कि इन दोनों को एक के अलावा कोई और तो नहीं काट रहा है, तो देख रहे हैं इसको केवल एक काट रहा है और इसको भी केवल एक काट रहा है, एक के अलावा कोई ऐसा नहीं है जो दोनों को काट सके। वैसे तो इसको 2 काट देगा, उसको 3 काट देगा, लेकिन दोनों को साथ में केवल और केवल एक काट रहा है, अर्थात दोनों का मास कितना हुआ, एक हुआ। तो ऐसी संख्याओं को आप क्या बोल सकते हो, सह अभाज्य संख्या। और एग्जांपल ले लेते हैं 11 13 देख लीजिए, यह भी आपकी क्या है, सह अभाज्य संख्या है। आई होप कि आपको यह भी समझ में आए। ठीक, नेक्स्ट आपका संपूर्ण संख्या। संपूर्ण संख्या थोड़ा समझने लायक है, मैं ध्यान दीजिए, यहां बता रहा हूं। 1 से 100 तक 2 ही संपूर्ण संख्या है, एक 6 है और एक 28 है। 6 का कमाल देखिए जरा, 6 के अपवर्तक निकालेंगे हम। अपवर्तक का मतलब जो 6 को काटे, जो 6 को काटेगा वो 6 का अपवर्तक होगा। 6 को 1 काटता है, 6 को 2 काटता है, 6 को 3 काटता है, 6 को खुद 6 काटता है। चलिए इनको जोड़ देते हैं जल्दी से, 2 1 3 3 6 6 12। तो देखिए इनके अपवर्तकों का जो जोड़ है वो इस संख्या का क्या है, 2 गुना, एग्जैक्टली 2 गुना। ऐसे यहां भी देखिए 28 को 1 काटेगा, 28 को 2 काटेगा, 28 को 4 काटेगा, 28 को 7 काटेगा, ठीक है, 28 को 14 काटेगा और 28 को खुद 28 भी काटेगा। देखिए 2 1 3 3 4 7 7 14 14 28 28 28, आपका कितना हो जाएगा, 56। तो अब 28 का जस्ट डबल कितना होता है, 56। तो ये आपका जो 6 और 28 है ये आपकी संपूर्ण संख्या है। संपूर्ण संख्या का मतलब होता है अगर किसी संख्या के अपवर्तकों का योग उस संख्या का 2 गुना हो जाए, अपवर्तकों का योग संख्या का 2 गुना हो जाए, तो ये मान के चलिए वह संख्या संपूर्ण संख्या है। आपको समझ में आ गया। चलिए रामानुजन संख्या, दिस इज रियली वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। रामानुजन संख्या, रामानुजन संख्या, ठीक है। तो रामानुजन संख्या के बारे में हम चर्चा करेंगे। देखिए अगर हम यहां पर 1729 लिखते हैं तो 1729 को हम 2 तरीके से लिख सकते हैं, एक 10 का क्यूब, ठीक, ध्यान देना, एक 10 का क्यूब और एक 9 का क्यूब, एक 12 का क्यूब और एक 1 का क्यूब। देखिए तो 10 का क्यूब 1000 होगा और 9 का क्यूब 729 होगा। 1000 और 729 1729 हो गया। 12 का क्यूब 1728 होगा और 1 का क्यूब आपका 1 होगा। 1728 और 1 1729। तो देखिए ये 1729 एक ऐसी सबसे छोटी संख्या है, मतलब ऐसी सबसे छोटी संख्या है जो 2 घनों के योग के रूप में लिखी गई है, मतलब 2 अलग अलग संख्याओं के घनों के योग के रूप में लिखी गई है। ऐसा कोई भी नहीं होगा मतलब ऐसी कोई भी संख्या नहीं होगी जिसे हम 2 घनों के योग के रूप में लिख दें और वो एक बार नहीं बल्कि 2 अलग अलग बार दिखे। जैसे ये 10 और 9 के घन के योग के रूप में लिखा गया, फिर 12 और 1 के घन के योग के रूप में लिखा गया। 1729 ही एकमात्र ऐसी संख्या है और इसी 1729 को क्या बोलते हैं, रामानुजन संख्या। याद रखिएगा हमेशा, ठीक है। लोसन गणित में यह संख्या भी समझाई गई है। नाउ नेक्स्ट इज परिमेय संख्या। लोसन गणित में आखिरी नंबर जो है वो परिमेय संख्या है, ठीक है।
परिमेय संख्या का मतलब होता है जिस भी संख्या को हम p बटा q लिख सके, p बटा q के रूप में लिख सके, वो सभी संख्याएं आपकी परिमेय संख्याएं होती हैं। वो सारी की सारी संख्याएं परिमेय संख्या होती है। देखिए, p का मतलब पूर्णांक और q का मतलब पूर्णांक, और q कभी जीरो नहीं होगा, ध्यान देना। अब पूर्णांक में मैं 5 ले लेता हूं, यहां मैं 2 ले लेता हूं, तो 5 बटा 2 परिमेय संख्या होगा। पूर्णांक में मैं 10 ले लेता हूं, यहां मैं 3 ले लेता हूं, तो 10 बटा 3 परिमेय संख्या। पूर्णांक में मैं 11 ले लेता हूं, यहां पर फिर मैं 3 ले लेता हूं, कुछ भी ले लीजिए, तो ये 11 बटा 3 आपका परिमेय संख्या। पूर्णांक में धन के अलावा ऋण भी होता है, तो अगर मैं -5 ले लूं, यहाँ 2 ले लूं, तो ये भी आपकी परिमेय संख्या। लेकिन अगर मैं 5 बटा 0 ले लूंगा तो ये परिमेय संख्या नहीं है। क्यों? क्योंकि क्यू कभी 0 नहीं होना चाहिए। लेकिन अगर मैं 0 बटा 5 लिख देता हूं तो ये परिमेय संख्या है, p 0 हो सकता है, क्यू कभी 0 नहीं हो सकता। ठीक है, लुसेंट गणित में परिमेय संख्या के बारे में कुछ नोट्स भी दिया गया है, तो आइए उस नोट को मैं आपको समझा देता हूं। ठीक है, नोट में लिखा है प्रत्येक प्राकृतिक संख्या परिमेय संख्या होती है। तो देखिए, हमारी यहाँ प्राकृतिक संख्या है, ये सब की सब परिमेय होती हैं। क्यों? याद रखिए, हर संख्या के नीचे अर्थात हर में एक जरूर होता है। इसको मैं 1 बटा 1, इसको मैं 2 बटा 1, इसको मैं 3 बटा 1, इसको मैं 4 बटा 1, इसको मैं 5 बटा 1, ऐसे जो भी आएगा लिख सकता हूँ। तो ये सब के सब p बटा q के रूप में हो गए, और q कहीं पर भी 0 नहीं है, अर्थात परिमेय संख्या के रूप में लिखा गया। तो प्रत्येक प्राकृतिक संख्या परिमेय संख्या होती है, याद रखिएगा। लुसेंट गणित में दूसरा नोट ये भी लिखा है, प्रत्येक पूर्ण संख्या परिमेय संख्या होता है। ऐसे यहाँ भी सबके नीचे आप 1 रख दीजिए, यह भी आपका परिमेय संख्या होता है। ठीक है, लुसेंट गणित में अगली बात लिखा है प्रत्येक पूर्णांक, जबकि लुसेंट गणित में पूर्णांक के बारे में कोई बात नहीं लिखा। तो देखिए, पूर्णांक क्या होता है मैं आपको बता दे रहा हूँ। पूर्णांक का मतलब होता है इसी पूर्ण संख्या में ऋणात्मक संख्या मिला दीजिए तो वो आपका पूर्णांक हो जाएगा, और उनके नीचे भी अगर आप 1-1 लिख सकते हैं तो वो आपका हो जाएगा क्या कहते हैं, परिमेय संख्या। ठीक है, आई होप कि आपको ये डेफिनेशन समझ में आई है। एक बार जल्दी से रिवाइज करा देता हूँ। अंक 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, इसी को अंक कहते हैं, और हमारे संख्या पद्धति में इन्हीं अंकों का प्रयोग करते हैं। सारी संख्याएं इन्हीं से बनती है। ठीक है, प्राकृतिक संख्या जो गिनने के काम में आती है, जिनसे हम वस्तुओं को गिनते हैं, जिन संख्याओं से प्राकृतिक संख्या होती है 1, 2, 3, 4 ऐसे लेकर आपके अनंत तक होती है। सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या 1 और सबसे बड़ी होती ही नहीं। ठीक है, पूर्ण संख्या, प्राकृतिक संख्या में 0 को मिला देने पर संख्या परिवार आपका पूर्ण संख्या बोला जाता है। इसमें सबसे छोटी 0 होती है और सबसे बड़ी होती ही नहीं। ठीक है, सम संख्या जो 2 से कट जाए वो सम संख्या होता है, और सम संख्या की पहचान है 2, 4, 6, 8 अगर इकाई में है तो सम संख्या है। ठीक है, विषम संख्या जो 2 से ना कटे वो विषम संख्या होता है। एग्जांपल्स यहाँ पर आपके लिखे हैं, और इसके पहचान होते हैं 1, 3, 5, 7, 9 अगर इकाई में है तो वो विषम संख्या होगा। नेक्स्ट आपका अभाज्य या असंयुक्त या ऋण संख्या, मतलब जो संख्या एक और स्वयं के अलावा किसी से ना कटे वो आपकी अभाज्य संख्या होती है। एग्जाम्पल आपका यहाँ पर लिया गया है। और एक बात यहाँ मैंने बताया था कि 1 ना तो भाज्य है और ना ही अभाज्य है, और 1 से लेकर 100 तक के बीच में 25 अभाज्य संख्याएं हैं। चलिए आगे देखते हैं। भाज्य संख्या जो एक और अपने के अलावा किसी और से कट जाए वो आपका भाज्य होता है। एग्जाम्पल यहाँ पर आपके लिखे हैं, एक और अपने के अलावा ये 2 से कट जा रहा है इसलिए भाज्य है। ठीक है, जुड़वा भाज्य मतलब जिन दो अभाज्य संख्याओं के बीच का अंतर 2 हो वो आपका जुड़वा भाज्य कहलाएगा। देखिए, ये अभाज्य इनके बीच का अंतर 2 है, ये अभाज्य इनके बीच का अंतर 2 है, ये अभाज्य इनके बीच का अंतर 2 है, इसलिए जुड़वा भाज्य है। ठीक है, सह अभाज्य मतलब जिन 2 संख्याओं का मास 1 हो, मास मतलब कि उन दोनों को काटने वाला एक ही हो, मतलब एक नंबर में। ठीक है, इसका और इसका भी मास 1 है, इसका भी मास 1 है, इसका भी मास 1 है, अर्थात ये सब आपके सहअभाज्य संख्या हैं। संपूर्ण संख्या अभी बताया, बहुत इंटरेस्टिंग है, बहुत ही मतलब कि इंटरेस्टिंग है, ध्यान दीजिए। क्या बताया गया, सिर्फ 1 से लेकर 100 तक के बीच में यही 2 संपूर्ण संख्याएं हैं। ठीक है, संपूर्ण संख्या का मतलब होता है अगर 6 संपूर्ण संख्या है इसका मतलब क्या होगा, इसके सभी अपवर्तक 1, 2, 3, 6 जो इसको काटते हैं वो अपवर्तक होते हैं, उसको जोड़ दोगे तो इस संख्या का दुगना अगर आ जाएगा तो ये संपूर्ण संख्या होगी। ऐसे 28 में सभी अपवर्तकों को जोड़ा तो इसका दुगना आ गया, इसका मतलब 28 भी संपूर्ण संख्या है। रामानुजन संख्या मतलब वह छोटी संख्या जैसे 1729 2 मतलब कि घनों के योग के रूप में लिखा जा सके। ठीक है, 2 अलग अलग
प्रकार से इस तरह से लिखा जा सके तो वो आपका रामानुजन संख्या बोला जाता है। परमेय संख्या जिन्हें p बटा q के रूप में लिख सकते हैं वो आपकी परमेय संख्या कहलाती है। एंड आई होप कि आपको लुसेंट गणित का पहला लेक्चर पहले चैप्टर का बहुत अच्छे समझ में आया होगा। अगर समझ में आया तो वीडियो को लाइक शेयर और चैनल पहली बार हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू सो मच। जय हिंद, टेक केयर।